चैप्टर नंबर 6 इज रिगार्डिंग स्टोरेज, डेटाबेस स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। करंट फंड चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि टेबल्स में डेटा कैसे स्टोर होता है, टेबल स्पेसिस क्या होती हैं, टेबल स्पेसिस के डिफरेंट ऑपरेशंस करना, ऑनलाइन ऑफलाइन रीड ऑनली, ठीक है। और इसके अलावा ASM ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। ये देखिए जी, ये वही पुराना वाला तावीज़ जो आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर किसी ज़माने में देख के आए थे, ठीक है। सेम वही चीज़ चल रही है अभी तक। तो एज अ होल, लाइक व्हाट्स अ कॉन्सेप्ट इनसाइड डेटाबेस, यू हैव डिफरेंट टेबल स्पेसिस ये लॉजिकल है, दिस वन इज लॉजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर। टेबल स्पेसिस में सेगमेंट्स हैं, लाइक टेबल ये भी सेगमेंट होते हैं, इंडेक्स ये भी आपके सेगमेंट होते हैं, क्लस्टर्स, IoTs ये सारे के सारे आपके सेगमेंट्स होते हैं। इनसाइड सेगमेंट्स यू हैव एक्सटेंट्स, इनसाइड एक्सटेंट्स यू हैव ऑरेकल ब्लॉक्स। और ये सारी की सारी चीज़ें लॉजिकल हैं। एग्जिस्ट कहाँ पे करती हैं? इनसाइड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। लॉजिकल मीन कि जब तक मेटा डेटा अवेलेबल नहीं होता, जब तक डेटाबेस ओपन नहीं हो जाती, इनकी कहीं पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। जब डेटाबेस ओपन है, मेटा डेटा अवेलेबल है, तो इनकी एग्जिस्टेंस है। एल्स ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे आपको एक टेबल स्पेस में मल्टीपल डेटा फाइल्स होंगी। Like in a one database, without using ASM, you can have 999 table spaces. In a one table space, you can have 999 data files. ASM आ जाए तो 900 by 999 and 900 by 999 यूज़ कर सकते हैं आप। Without ASM, अभी ये तावीज़ आप आधा पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो जब आप मार्फत के मकाम को पहुंच जाएंगे मीन ASM, तो फिर उस वक्त आपको ये अलहदा से इतना ही हिस्सा इसका दूसरी साइड पर भी पढ़ना पड़ेगा ASM के साथ। अभी फ़िलहाल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इतनी। तो ये देखिए कि जब आप कभी कोई कह लें कि से आप कहते हैं जी आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, क्या किया जाता है? इन अ लाइक वन डेटाबेस यू कैन हैव लॉट ऑफ स्कीमास जिसे आप यूजर्स कहते हैं, जैसे स्कॉट इज अ स्कीमा, एंड वन स्कीमा कैन यूज लॉट ऑफ टेबल स्पेसिस। प्रोफिट लगा हुआ है वन टू मैनी। एक डेटाबेस में मैनी स्कीमास हो सकते हैं और एक स्कीमा मैनी टेबल स्पेसिस यूज कर सकता है। बाय डिफॉल्ट उसकी डिफॉल्ट टेबल स्पेस एक ही होती है। फ्रॉम 10G टू ऑनवर्ड, अगर कोई यूजर बनाए और उसको कोई स्कीमा कोई टेबल स्पेस एलोकेट ना करें, तो यूजर्स टेबल स्पेस बाय डिफॉल्ट उसको एलोकेट हो जाती है। सिस्टम टेबल स्पेस एलोकेट नहीं होती। यूजर्स हमारी डिफॉल्ट डेटा टेबल स्पेस होती है, डिफॉल्ट परमानेंट टेबल स्पेस होती है। 9i तक ये नहीं था। 9i में अगर किसी यूजर को कोई टेबल स्पेस एलोकेट नहीं करते थे तो सिस्टम टेबल स्पेस एलोकेट हो जाती थी। From Oracle 10G to onward, rule going to be changed. जो भी डिफॉल्ट परमानेंट टेबल स्पेस होगी वो इस यूजर को मिल जाएगी। और बाय डिफॉल्ट यूजर्स एक ऐसी टेबल स्पेस होती है जो डिफॉल्ट परमानेंट होती है, इसलिए आप इस टेबल स्पेस को ड्रॉप भी नहीं कर सकते। तो अब ये देखें, जब कोई यूजर लाइक एक स्कॉट इज अ यूजर, अगर स्कॉट क्यों लिख रहा है कि जी क्रिएट टेबल एम्प एम्प्लॉय, तो क्या होगा? अब देखा जाएगा कि स्कॉट की टेबल स्पेस कौन सी है। लाइक इसकी टेबल स्पेस है यूजर्स, तो यूजर्स टेबल स्पेस की डेटा फाइल है जी यूजर्स 01.dbf से इट्स ऑफ 100 मेगाबाइट। तो अब मेमोरी में क्या होगा? इनिशियली इसी डेटा फाइल के अंदर सबसे पहले सेगमेंट बनेगा। अब जिस सेगमेंट कैसे बनता है ये मैं अभी आपको बता देता हूं। फिर ग्रैन्युलैरिटी आर्किटेक्चर को देखिए। सो दिस वन इज योर यूजर्स 01.dbf, उसकी डेटा फाइल। उसमें इनिशियली इफ एम्प्लॉय एम्प इज अ टेबल, तो एम्प्लॉय क्या होता है? एक सेगमेंट। हर सेगमेंट का अपना हेडर होता है, यूनिक हेडर। इसमें उसका सेगमेंट आईडी और मेटा डेटा पड़ा होता है। और सेगमेंट कम से कम एक एक्सटेंट से मिलकर बनता है, एक्सटेंट नंबर 0। एक्सटेंट का अपना हेडर होता है, इसमें उसका यूनिक आईडी सब कुछ। एक्सटेंट किससे मिलकर बनता है? ऑरेकल ब्लॉक से। लाइक 4 ऑरेकल ब्लॉक नंबर 1 2 3 4। अगर आप एक ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक में भी पूरी दुनिया बसी होती है, जिसे हम बोलते हैं DB_block_size। तो इसमें हेडर होता है जिसमें उसका ब्लॉक आईडी, रो डायरेक्टरी, टेबल डायरेक्टरी, ट्रांजैक्शन स्लॉट्स और रोज। लाइक एम्प इज अ टेबल, एम्प्लॉय एक टेबल है और उसमें अगर 3 कॉलम है, आईडी, नेम, सैलरी, तो यहाँ पे भी क्या होगा? पहले रो आईडी, रो के हेडर में रो आईडी पहला हेडर होता है, उसमें रो आईडी, लॉक बाइट्स, ट्रांजैक्शन स्लॉट के बाइट्स स्टोर होते हैं। देन कॉलम डेटा, आईडी है 1 2 3, कॉलम लेंथ है 3, डेटा जो भी डेटाबेस कैरेक्टर सेट है उसको यूज करके पढ़ा होगा। नेम इज अली, इसके
करैक्टर लेंथ है 3 और अली, आगे सैलरी है लाइक 10,000, तो इसके बाइट्स और आगे इसकी अमाउंट सेव होगी। जहाँ पे एक रो खत्म होगी वहीं पे अगली रो का हेडर शुरू। सो रोज हमेशा बॉटम टू टॉप ग्रो करती हैं, हेडर टॉप टू बॉटम ग्रो करता है, दरमियान में फ्री स्पेस रखी जाती है ताकि 2 लेयर्स आपस में कोलाइड ना करें। इनिशियली जब कोई टेबल बनता है, जब आप क्रिएट टेबल की कमांड लिखते हैं तो सिर्फ एक एक्सटेंट सेगमेंट बनता है, उसमें एक एक्सटेंट एलोकेट होता है, एक एक्सटेंट में 4 या 5 ऑरिकल ब्लॉक होते हैं और हाई वाटर मार्क ये एवर कब तक यूज हुआ है पहले एक्सटेंट पे होता है। जब ये पहले एक्सटेंट के चारों ऑरिकल ब्लॉक भर जाएंगे फिर अगला एक्सटेंट एलोकेट होगा, हाई वाटर मार्क आगे मूव कर जाएगा, फिर जब और रोज इंसर्ट करेंगे फिर उससे अगला एक्सटेंट एलोकेट होगा। सो एक्सटेंट्स लॉजिकल होते हैं, एक्सटेंट्स बढ़ते जाएंगे, मैक्स एक्सटेंट अनलिमिटेड आपके होते हैं। जब एक्सटेंट सारी डेटा फाइल को कैप्चर कर जाएंगे, फाइल भर जाएगी, तो फिर फाइल का भी क्लॉज आपने लिखा होता है कि जब ये 100 मेगाबाइट की भर जाए तो 5 मेगाबाइट इस डेटा फाइल को एलोकेट कर दें। सो फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर दोनों आपके साइड बाय साइड ग्रो करते हैं। अगर डेटा फाइल में लिमिटेशन आ जाएगी, लाइक डेटा फाइल ना बढ़ सकी, तो भी एरर आ जाएगा। अगर एक्सटेंट मैक्स एक्सटेंट लिमिट आ गई, आपने कहा जी मैक्स एक्सटेंट सिर्फ बन ही 2 एक्सटेंट सकते हैं, डेटा फाइल चाहे टेराबाइट की हो, आपने कह दिया जी एक्सटेंट ही सिर्फ 2 बन सकते हैं, तो तीसरा एक्सटेंट तो बन नहीं सकता सेगमेंट के अंदर। जब तीसरा एक्सटेंट नहीं बन सकता तो आपके तो पास स्टोरेज स्पेस है ही नहीं। सो लॉजिकल, अब ये लॉजिकल स्ट्रक्चर क्यों रखा जाता है? जब क्यूरी पार्सर किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है तो वो देखता है कि जी मुझे कितना काम करना है। सो दिस वन स्टोरेज आर्किटेक्चर से क्या होता है, वो बड़ी स्पीडीली अंदाजा लगा लेता है मुझे सेगमेंट के कितने एक्सटेंट्स पढ़ने हैं, कितने ऑरेकल ब्लॉक्स पढ़ने हैं, डेटा कहाँ कहाँ पे स्टोर्ड है। सो अगर 3 टियर स्ट्रक्चर देखें तो ब्लॉक, जिसे आप डीबी ब्लॉक साइज कहते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आप डीबी ब्लॉक साइज पैरामीटर को देखें तो वो आपका 8K पे सेट है, इट्स 8 किलोबाइट। अगर 1 किलोबाइट का हेडर चला गया तो बाकी पीछे कितनी बच गई, 8 KB में से 1 KB निकाल दें तो यू वुड गेट 7 KB। 7 किलोबाइट की डेटा स्पेस है, डेटा स्पेस ये एम्प्टी। इनिशियली क्या होता है, सिर्फ हेडर एलोकेटेड होता है, लाइक 1 किलोबाइट का हेडर आ गया, इसके अंदर इसका ब्लॉक आईडी, टेबल डायरेक्टरी, रो डायरेक्टरी, ठीक है। ट्रांजैक्शन स्लॉट्स जो रन टाइम पे बनेंगी वो इधर हेडर में ही बनती हैं, ट्रांजैक्शन जब खत्म होती है तो ट्रांजैक्शन स्लॉट खत्म हो जाती है। सो हेडर हमेशा फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रो करता है। तो बाकी सारी डेटा स्पेस है, लाइक 1 किलोबाइट का अगर हेडर निकल गया 8 किलोबाइट में से तो पीछे 7 किलोबाइट डेटा स्पेस इज देयर। अब रोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप ग्रो करेंगी, ठीक है। एक पैक्ट मोमेंट पे जाके ब्लॉक लॉक हो जाएगा, मींस कि उसमें नो मोर इंसर्शन, एनफ फ्री स्पेस छोड़ी जाती है दोनों लेयर्स के दरमियान। किस लिए छोड़ी जाती है कि बास का आपके कॉलम्स होते हैं, लाइक एड्रेस का एक कॉलम है, इनिशियली वो नल है, कल को आपने उसमें लंबी चौड़ी वैल्यू डाल दी तो वो अपनी रो में जो उसकी रो होगी परफेक्ट वही एक्सपैंड करेगी। जब रो एक्सपैंड करेगी तो ये डेटा स्पेस, ये फ्री स्पेस जो होगी वो टेकअप कर जाएगा सारे के सारे। और अगर दोनों लेयर्स कोलाइड कर गई तो फिर एडवर्स रिएक्शन, रो चेनिंग एंड रो माइग्रेशन गॉन टू बी इनिशिएटेड। रो चेनिंग और रो माइग्रेशन एडवर्स रिएक्शन होता है अगर आपने ब्लॉक कैपेसिटी या रो डेंसिटी को हैंडल ना किया हो, ठीक है। फिर ये चीज़ इनिशियलाइज हो जाती है। ओके, बहरहाल वो बाद में बात करेंगे कि जी जो इसकी डिजीज़ हैं, वे रो माइग्रेशन, रो चेनिंग, ये क्या बला होती है, इसे कैसे जिसे कहते हैं हैंडल करें। अभी फिलहाल ये देखते हैं कि टेबल स्पेसेस। करंट 1 चैप्टर में हमने ये देखना टेबल स्पेसेस क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, व्हाई वी नीड टेबल स्पेसेस। टेबल स्पेसेस में जब आप कोई सेगमेंट बनाते हैं तो एक्सटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी क्या होती है, एक्सटेंट क्या ऑटोमेटिक बनते हैं, खुद बनाने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है। टेबल स्पेसेस जस्ट लाइक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे आपकी हार्ड ड्राइव होती है। हार्ड ड्राइव में किसी भी बंदे को ये नहीं पता कि उसका सिलेंडर कितने हैं, क्या चीज़ कितनी है, आप लोग सिर्फ C ड्राइव, D ड्राइव ये यूज़ कर रहे होते हैं। या यूनिक्स है तो माउंट पॉइंट कि जी आप रूट माउंट पॉइंट पे हैं, आप बूट माउंट पॉइंट पे हैं, USR माउंट पॉइंट पे हैं, वार माउंट पॉइंट पे हैं, OPT माउंट पॉइंट पे हैं। माउंट पॉइंट की बात होती है, कोई भी जाके ब्लॉक डिवाइस का नाम नहीं देखता कि जी इसका नाम डेव है, SDA 1 है, 2 है, 3 है, कितना है। सेम यहाँ पे आप कहते हैं जी तमाम फोल्डर C ड्राइव के डिलीट कर दो, कॉम्प्रेस कर दो, शेयर कर दो। सो सेम कॉन्सेप्ट इज हेयर इन टेबल स्पेस। एक डेटाबेस मल्टीपल टेबल स्पेसेस से मिलकर बनती है लॉजिकली। सो C ड्राइव, D ड्राइव भी लॉजिकल है, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई सिलेंडर का एड्रेस नहीं बताना पड़ता। सो हाई अवेलेबिलिटी के लिए वी नीड टेबल स्पेसेस। अगर सिस्टम टेबल स्पेस क्रैश नहीं होती, अनडू टेबल स्पेस क्रैश नहीं होती,
तो बाकी चाहे सारी की सारी टेबल स्पेसेस आपकी क्रैश हो जाएं, डेटाबेस आपकी अप की अप रहेगी और आप ओपन मोड पे उन सब की रिकवरी कर सकते हैं। किसी भी टेबल स्पेस को ऑनलाइन करेंगे उसकी तमाम डेटा फाइल ऑनलाइन हो जाएंगी, ऑफलाइन कर देंगे तमाम का डेटा ऑफलाइन हो जाएगा। किसी को रीड ऑनली कर देंगे उसके ऊपर डीएमएल नहीं हो सकती, किसी को रीड राइट कर देंगे डीएमएल हो सकती है। आप उसको ट्रांसपोर्टेबल मार्क करके एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में ले जाएंगे। सो ये सारे के सारे बेटर मैनेजेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी, इन तमाम चीज़ों के लिए वी नीड टेबल स्पेस। सो टेबल स्पेस लॉजिकली एग्जिस्ट करती है, हाँ उसकी डेटा फाइल्स फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। अब टेबल स्पेस एक वक्त में एक ही डेटाबेस से बिलोंग कर सकती है, एक टेबल स्पेस मल्टीपल डेटाबेसेस से बिलोंग नहीं कर सकती। एक डेटा फाइल एक वक्त में एक ही टेबल स्पेस से बिलोंग कर सकती है। हाँ, वन टेबल स्पेस कैन हैव 999 डेटा फाइल्स अगर ये स्मॉल फाइल टेबल स्पेस है। अगर बिग फाइल टेबल स्पेस होती है तो उसकी एक ही डेटा फाइल बनती है जो कि टेराबाइट्स तक ग्रो कर सकती है। ठीक है, सो टेबल स्पेसेस हमारे पास, अगर हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखें तो देखिए कि हमारे इस डेटाबेस में कितनी तरह की टेबल स्पेसेस हैं। गो टू सर्वर, गो टू टेबल स्पेसेस। देखिए जी, हमारे पास एग्जाम्पल सिसॉक, सिस्टम, टेम्प, अंडू, यूजर। बाय डिफॉल्ट सिस्टम जिसमें मेटा डेटा, सिस का डेटा और तमाम डेटा डिक्शनरी पड़ी हुई है, इट्स मैंडेटरी, ये हर हालत में इसी नाम से होती है, इसे सिस्टम टेबल स्पेस कहा जाता है। इसकी डेटा फाइल जितनी मर्जी बना लें आप, चाहे इसकी 1000 डेटा फाइल्स बना लें, नो इशू एट ऑल। ठीक है, देन उसके अलावा अंडू, जिसमें हमारा अंडू डेटा पड़ा होता है, इसमें सारे का सारा रोल बैक डेटा, अंडू डेटा जो डीएमएल के लिए यूज होता है। एक सिस्टम हो गई, एक अंडू हो गई। देन सिसॉक, सिस्टम ऑक्सिलरी, जिसके अंदर आपके OEM, ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर, सिसमैन का सारा डेटा पड़ा होता है। ठीक है, सो सिसॉक्स और सिस्टम 9i तक एक ही बल्कि किस्म की टेबल स्पेस होती थी। 9i के बाद 10G में सेपरेट कर दी गई। सिस्टम ऑक्सिलरी, जिसे आप सिसॉक्स कहते हैं, वो सेपरेट कर दी गई और सिस्टम सेपरेट कर दी गई। मीन के मेटा डेटा सिस्टम में होगा और ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर का डेटा सिसॉक्स में पड़ा होगा। ये जो आप OEM देख रहे हैं सारे का सारा, इसकी जॉब्स का डेटा, सारा डेटा सिसॉक्स के अंदर पड़ा होता है। सो ये दो टेबल स्पेसेस ओरेकल रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने यूजर्स को दें, ये दो। अंडू, इसमें वैसे सारी की सारी अंडू इंफॉर्मेशन होती है, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। टेम्प, जो वैसे टेम्परेरी डेटा को कीप करता है, जब डेटाबेस शट होता है तो ये वॉश कर दी जाती है। पीछे रहेगी सिर्फ एग्जाम्पल और यूजर्स। आपके जितने सैंपल स्कीमाज होते हैं, 35 सैंपल स्कीमाज, उनका डेटा इस एग्जाम्पल या यूजर्स में पड़ा होगा। अगर किसी यूजर को कोई टेबल स्पेस एलोकेट नहीं करेंगे तो उसको डिफॉल्ट परमानेंट टेबल स्पेस विच इज बाय डिफॉल्ट यूजर्स, ये ऑटोमेटिक एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए कि यहाँ पे ये सारी की सारी आपके डेटाबेस की इनिशियल कंपाइलेशन है। हाँ जी, टेबल स्पेसिस के अंदर अ क्लॉज कॉल्ड एक्सटेंट मैनेजमेंट क्लॉज। नेचर के अकॉर्डिंगली देखें तो मैंने आपसे पहले कहा कि 4 तरह की आपके पास यहाँ पे आपको टेबल स्पेसिस मिलेंगी। सिस्टम टेबल स्पेस मिलेगी, टेम्परेरी मिलेगी, अंडू मिलेगी और एप्लीकेशन डेटा टेबल स्पेसेस मिलेंगी, जिसमें आप सेपरेशन कर सकते हैं कि एप्लीकेशन डेटा सेपरेट टेबल स्पेस में कीप करें, उनके इंडेक्सेस सेपरेट टेबल स्पेस में कीप करें। लॉब्स वगैरह, अगर आपने बी लॉब, सी लॉब, आपको बी फाइल हैंडल करनी है तो आप सेपरेट, जैसे कहते हैं, टेबल स्पेस बना लें। सो नो इशू एट ऑल। सो आप लोग अगर इस आर्किटेक्चर को फॉलो अप करेंगे सो यू कैन ग्रो अप टू सेवरल थाउजेंड पेटाबाइट्स तक। ओरेकल ने अभी तक जो चेकिंग की है, ठीक है, स्पेक्स आपकी खासी ज़्यादातर आगे आ चुकी हुई हैं। स्पेक्स तो आपकी 1000 GB मेक्स कितना होता है जी, 1 टेराबाइट, क्योंकि ये मेमोरी नहीं है, स्टोरेज है, तो 1000 की मेमोरी में 1024 यूज़ करते हैं, स्टोरेज के लिए 1000 का क्लॉज यूज़ करते हैं। और 1000 टेराबाइट कितना होता है जी, 1 पेटाबाइट। 1000 पेटाबाइट कितना होता है, 1 एक्साबाइट्स होते हैं जी। और 1000 एक्साबाइट्स कितने होते हैं आपके पास, 1 ज़ेटाबाइट होता है आपके पास।
1000 ज़ेटाबाइट्स किसने के इक्विवेलेंट होते हैं? 1 यूटाबाइट के इक्विवेलेंट होते हैं। परफेक्टली ऑल राइट। और 1000 यूटाबाइट किसके इक्विवेलेंट होते हैं? 1 जियोबाइट के इक्विवेलेंट। सो यूटाबाइट्स और जियोबाइट्स और जीटाबाइट्स ये अभी तक स्पेक्स हैं। अभी तक हमारे पास कोई MSA डिवाइसेस, मॉड्यूलर स्टोरेज अरे डिवाइसेस नहीं ऐसी आई। यूजुअली जो सैन्स हैं हमारी, NAS या सैन हमारी सारी की सारी चलती हैं टेराबाइट्स, 1000 टेराबाइट्स तक जाके ख़त्म होती हैं। सॉस ब्लेड स्टोरेज वगैरह वो हमारे पेटाबाइट्स के ऊपर जाके एंड हो जाते हैं। और मॉड्यूलर स्टोरेज अरे एक्साबाइट तक की आ गई हुई है, एक्साबाइट्स तक की मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, 1 एक्साबाइट्स तक की आ गई है इस वक्त तक मार्केट में। जो 100 एक्साबाइट की है हुंडई वालों की, द एवर लार्जेस्ट स्टोरेज इन अ होल वर्ल्ड। MSA डिवाइसेस जो डेल्टा एड्रेस पे ओरिजिनल डेटा वो स्टोर नहीं करती, क्योंकि इतनी ह्यूज डेटा अगर आप सेव करेंगे तो वो डेफिनेटली कह लें कि आपके लिए हेल ऑफ टास्क बन जाएगा। सो ये देख लें कि बाकी भी तक स्पेक्स हैं, भी इन रियलिटी वो इतना डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी ऐसी डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करते। तो टेराबाइट्स तक की आम रेगुलर डेस्कटॉप अटैच स्टोरेज आ गई हैं, SATA ड्राइव्स आ गई हैं अब तो 1 टेराबाइट की डेस्कटॉप कंप्यूटेशन के लिए। बहरहाल अगर आप सेवरल थाउजेंड पेटाबाइट्स तक जाना चाहते हैं, सो ऑरेकल गिव्स स्पेक्स। ऑरेकल ये कहता है कि आप अपनी टेबल स्पेसेस सेपरेट बनाएं। लाइक आपकी डेटा टेबल स्पेस सेपरेट होनी चाहिए, इंडेक्स टेबल स्पेस सेपरेट होनी चाहिए, लॉब्स टेबल स्पेस सेपरेट होनी चाहिए। सो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी सेपरेट ग्रो अप होनी चाहिए। ओके, ऑरेकल ये कहता है कि आपकी टेबल स्पेसेस एक्सटेंट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली, एक्सटेंट मैनेजमेंट के एक्सटेंट्स कैसे बने। ये अगर आपकी किसी टेबल स्पेस में जब सेगमेंट बनेंगे तो आपको पता है सेगमेंट तो लॉजिकल होता है, सेगमेंट किन से मिलके बनता है? एक्सटेंट से। एक्सटेंट्स किन से मिलके बनते हैं? ऑरेकल ब्लॉक से। तो एक्सटेंट किस तरह बने? 2 पॉलिसीज हैं हमारे पास। एक पॉलिसी है लोकली मैनेज्ड एंड वन इज कॉल्ड डिक्शनरी मैनेज्ड। 2 तरह की टेबल स्पेसेस होती हैं। रूल ऑफ थंब इज दैट कि अगर आपकी डेटाबेस में सिस्टम टेबल स्पेस लोकली मैनेज्ड है, यहाँ पे एक्सटेंट मैनेजमेंट लोकल लिखा हुआ आ रहा है, डिक्शनरी नहीं लिखा हुआ आ रहा। यहाँ पे एल्स डिक्शनरी मैनेज्ड होती तो यहाँ पे डिक्शनरी कीवर्ड लिखा हुआ आ रहा होता। अगर सिस्टम टेबल स्पेस लोकली मैनेज्ड है तो आपकी डेटाबेस में कोई भी और टेबल स्पेस डिक्शनरी मैनेज नहीं हो सकती, सारी लोकल होंगी, चाहे वो अनडू हो, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो एप्लीकेशन डेटा हो, कोई भी हो। हाँ, डिक्शनरी एक सूरत में हो सकती है कि वो रीड ऑनली हो, रीड ऑनली ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेस हो। रीड राइट नहीं कर सकते आप उसे, वो रीड राइट होगी नहीं, वो कहेगी कि इसे माइग्रेट करें। माइग्रेशन के पैकेजेस अवेलेबल हैं। अगर आप डिक्शनरी से लोकली में जाना चाहते हैं, लोकली से डिक्शनरी में जाना चाहते हैं, तो माइग्रेशन के पैकेजेस प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, वो आप कॉल कर सकते हैं। ऑरेकल लोकली रिकमेंड करता है, लेकिन बास केसेस बड़े उल्टे केसेस हैं, वहाँ पे करना भी पड़ता है। ठीक है, बहरहाल जी दोनों में डिफरेंस है। पुराने वक्तों में डिक्शनरी मैनेज यूज़ होता था, ऑरेकल कह लें 8.0.5 तक। उसके बाद 8i से ऑनवर्ड 2 कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए, लोकली के डिक्शनरी। लोकली का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर लोकली मैनेज बना रहे हैं ना, एक्सटेंट्स कितने बनेंगे, मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, ग्रो कैसे करेंगे, ये आपकी हेडेक नहीं है। ऑरेकल एक बिट मैप बनाता है, ऑरेकल अपना प्रोप्राइटरी एक आर्किटेक्चर यूज़ करता है, एल्गोरिदम यूज़ करता है बिट मैप। ठीक है, वो बिट मैप इज कैपेबल एनफ कि वो सारा मेटा डेटा खुद ही अपने पास रखता है कि कितने एक्सटेंट्स बनेंगे हर सेगमेंट में। ठीक है, उनकी प्लानिंग, उनका साइज, ठीक है, हर चीज़ इसके पास पड़ी होती है। और साथ ही अगर आप इसमें लिख दें सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट ऑटो, तो यही बिट मैप बाकी तमाम के तमाम क्लॉजेस को भी खुद ही हैंडल कर लेता है। लाइक 4 क्लॉजेस, PCT फ्री, PCT यूज्ड, फ्री लिस्ट ग्रुप। ये 4 पैरामीटर होते हैं जो सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट कहलाते हैं। अगर आप इसमें भी ऑटो लिख दें तो ये एक ही बिट मैप होगा जो दोनों चीज़ों को हैंडल कर लेगा। बिट मैप बड़ा स्लिम एंड स्मार्ट होता है, उसी सेगमेंट के हेडर में सेव भी हो जाता है। तो ये पैरामीटर्स, ये जो मैंने अभी आपको फ्री लिस्ट ग्रुप, PCT फ्री, PCT यूज़ बताए, वो इसकी कंजम्पशन से रिगार्डिंग होते हैं कि ब्लॉक कब लॉक हो जाए, कब अनलॉक हो, कब डेटा इंसर्ट हो, वो आप लेटर ऑन आगे जाके पढ़ेंगे।
ठीक है, आजकल ये भी आर्किटेक्चर यूज़ नहीं होता, आजकल FS1 2 3 4 का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब BMB यूज़ करते हैं बिटमैप मैनेज ब्लॉक्स, यही बिटमैप इन तमाम चीज़ों को हैंडल अप कर लेता है। डिक्शनरी मैनेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कैसे, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ जी आई वांट टू क्रिएट सम डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस, आप यहाँ पे कहते हैं जी क्रिएट न्यू वन, एक नई टेबल स्पेस बना लो, इसका नाम क्या रखो, एप्स अंडरस्कोर डेटा, क्या बनानी है, डिक्शनरी मैनेज्ड। बनेगी नहीं, जस्ट आपके लिए मैं कह रहा हूँ, परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, अंडू नहीं है, रीड राइट है। इसकी डेटा फाइल का क्लॉज दे दें, एक डेटा फाइल कम से कम ऐड करना मैंडेटरी होता है। डेटा फाइल है जी एप्स अंडरस्कोर डेटा 01.dbf, 100 मेगाबाइट की होगी। जब 100 मेगाबाइट भर जाए तो क्या करो, ऑटो एक्सटेंड क्लॉज एनेबल, कितना, 10 मेगाबाइट और इसमें ऐड अप कर दो, कब तक, अनलिमिटेड। ठीक, एक डेटा फाइल आपने ऐड अप कर दी। डेटा फाइल इज फिजिकल स्टोरेज, और लॉजिकल स्टोरेज एक्सटेंड्स इनिशियल, पहला एक्सटेंड कितने साइज का, ओरेकल रिकमेंड करता है कि जो भी डीबी ब्लॉक साइज हो इसका मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15, 25। सो डीबी ब्लॉक साइज, अगर डीबी ब्लॉक साइज 8 किलोबाइट है, एक एक्सटेंट में कम से कम 5 ओरेकल ब्लॉक्स आने चाहिए। 40 किलोबाइट का एक एक्सटेंट कम से कम होना चाहिए। ओरेकल कहता है कि 5 का मल्टीपल यूज करें, 40 किलोबाइट। अगले एक्सटेंट का साइज, सेकंड एक्सटेंट का साइज कितना हो, 40 किलोबाइट। मिनिमम एक्सटेंट का साइज यूज्ड का कितना हो, पीसीटी इंक्रीज आपका कितना हो, बाय डिफॉल्ट 50 होता है, मैं 0 कर रहा हूँ। मिनिमम एक्सटेंट कितना हो, एक, मैक्सिमम एक्सटेंट कितने हो, अनलिमिटेड। अब इसमें देखिए आपने जो चीज़ बताई है, इनिशियल पहले एक्सटेंट का साइज आपने कहा 40 के, जब सेगमेंट बनेगा तो एक पहला एक्सटेंट, और पहले एक्सटेंट में 5 ओरेकल ब्लॉक होंगे, 1 2 3 4 5, साइज इसका कितना होगा 40 के, और हर ओरेकल ब्लॉक का साइज कितना है 8 के इंटू 5 इट वुड मेक 40 के। अगला जब ये बढ़ जाएगा तो इससे अगला एक्सटेंट वो भी कितने का होगा 40 के, उससे अगला एक्सटेंट कितने साइज का होगा, उसके लिए पीसीटी इंक्रीज 0 का मतलब है द लास्ट साइज ऑफ लास्ट एक्सटेंट इज व्हाट 40 KB प्लस 0% ऑफ 40 KB, इट्स अगेन 40 KB, और तमाम एक्सटेंट 40 KB के बनेंगे। अगर आप नहीं बताते तो ये बाय डिफॉल्ट 50% होता है। 50% मीन 50% ऑफ 40K, इट्स 40K प्लस 20K, ये कितना हो जाएगा 60K। इससे अगले का साइज कितना हो जाएगा 60K प्लस 50% ऑफ 60K, ये कितना हो जाएगा 90K। फ्रेगमेंटेशन गॉन टू बी जनरेटेड, क्योंकि साइज आपका जिसे कहते हैं वो एक जैसा नहीं रहेगा। सो पीसीटी इंक्रीज 0 कर देंगे तो साइज एक जैसा रहेगा। ये डिक्शनरी मैनेज है। डिक्शनरी मैनेज में आपका ये तमाम मेटा डेटा किधर सेव होता था, सिस्टम टेबल स्पेस में, रिकर्सिव सीक्वल पर जनरेट हो जाती है। सिस्टम टेबल स्पेस ओवरबर्डन हो जाती है, उसको मेटा डेटा भी सेव करना पड़ता है। डेटा पहले मेटा डेटा स्कैन करेंगे तो डेटा स्कैन करेंगे ना, आपके तो टेबल स्पेस के एक सेगमेंट के हेडर में चीज़ सेव ही नहीं। आप एक टेबल बनाते हैं, उसके सेगमेंट के हेडर में ये चीज़ नहीं पड़ी हुई कि इसके कितने एक्सटेंट्स हैं, इसके कितने ब्लॉक्स हैं। अगर आप एक्सटेंट मैनेजमेंट लोकल कर देते हैं तो बिट मैप बन जाता है, बिट मैप के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। आप सिस्टम टेबल स्पेस पे डिपेंडेंट होते ही नहीं, मेटा डेटा आपका सिस्टम टेबल स्पेस में जाता ही नहीं, वो आपके सेगमेंट के हेडर में ही पड़ा होता है कि भाई कितने एक्सटेंट्स हैं, किस साइज के हैं, उनका ग्रोथ रेट क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जिसे कहते हैं बतानी ही नहीं पड़ती। अब यहाँ पे ये डिक्शनरी मैनेज है, डिक्शनरी मैनेज में आपको सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि यहाँ पे हाँ भाई क्या क्या क्लॉज हो, कितना हो। अब ये देखिए अगर मैं शो सीक्वल करता हूँ, इट सेज क्रिएट स्मॉल फाइल टेबल स्पेस का नाम, एक डेटा फाइल, ये आपको सिंटैक्स आना चाहिए, एक डेटा फाइल, उसका इनिशियल साइज, ऑटो एक्सटेंड क्लॉज ऑन है, नेक्स्ट 10M, मैक्स साइज अनलिमिटेड, यानी डेटा फाइल का मैक्स साइज अनलिमिटेड, फिजिकल स्टोरेज अनलिमिटेड। लेकिन तो आगे आपने लिखा है एक्सटेंट मैनेजमेंट डिक्शनरी। एक्सटेंट मैनेजमेंट दो होते हैं, एक्सटेंट मैनेजमेंट लोकल, एक्सटेंट मैनेजमेंट डिक्शनरी। जब डिक्शनरी है तो फिर आगे डिफॉल्ट स्टोरेज क्लॉज लिखना पड़ता है। डिफॉल्ट स्टोरेज क्लॉज में पहले एक्सटेंट का साइज, अगले एक्सटेंट का साइज, मिनिमम कितने हो, मैक्स। अब ये देखें अगर डेटा फाइल आपकी मैक्स साइज अनलिमिटेड है तो मैक्स एक्सटेंट्स भी आपके कितने अनलिमिटेड। पीसीटी इंक्रीज इज 0। अगर मैं ये नहीं करता, मैं कहता हूँ जी इट्स ओके, मैं टेबल स्पेस लोकली मैनेज बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू क्रिएट लोकली मैनेज। तो अब देखिए लोकली मैनेज में आप स्टोरेज पे जाएं, अब कोई आपको उसने नहीं कहा कि जी पहले एक्सटेंट का साइज, अगले एक्सटेंट का साइज, नो, उसने एक ही ऑप्शन दी है, ऑटोमेटिक कि यूनिफॉर्म। ऑटोमेटिक
बिट मैप खुद डिसाइड करेगा कितने एक्सटेंट्स बनने, कितने साइज के बनने। यूनिफॉर्म आप बता दें कि तमाम 40 किलोबाइट के बन जाए, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर अब आप शो इक्वल करते हैं तो सिर्फ डेटा फाइल का क्लॉज यहां तक, मैक्स साइज अनलिमिटेड, आगे एक्सटेंट मैनेजमेंट लोकल, वहां थी डिक्शनरी, यहां पे लोकल, और सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट ऑटो, ताकि पीसीटी फ्री, पीसीटी यूज, फ्री लिस्ट ग्रुप को हैंडल ना करना पड़े। नो, बिट मैप इज रिस्पॉन्सिबल, उसकी साइंस जरा डिफरेंट है, वो भी लेटर ऑन जब हम पढ़ेंगे ना ऑटोमेटिक ASSM, ऑटोमेटिक सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट, तो उसमें उस चीज़ को फर्दर आगे हम पढ़ेंगे कैसे करता है सारा कुछ, ठीक डियर। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ओके, योर टेबल स्पेस गोइंग टू बी क्रिएटेड। 100 मेगाबाइट की इनिशियली, ये लेंगे एप्स डेटा 100 मेगाबाइट की, ऑटो एक्सटेंडेबल यस, 99.0% इज फ्री, परमानेंट है, लोकल है। अब ये देखें लोकली मैनेज्ड है और सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट ऑटो है। हम अपना यूजर बनाएंगे, अपने टेबल जितने बनाएंगे इसी टेबल स्पेस में बनाएंगे, इसको टेबल स्पेस को ग्रो करेंगे पूरे का पूरा। जैसे जैसे आगे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे, इसी कंटेनर के अंदर हमने सारा काम करना है। ये भी हमने एक अपनी टेबल स्पेस सेपरेट अपनी टेबल स्पेस बनाई है, ठीक डियर। सो टेबल स्पेस इज अ कंटेनर, इज जस्ट लाइक कंटेनर, जिसके अंदर आप ये तमाम एक्टिविटीज कर सकते हैं। ओके डियर, आज यहीं पे ब्रेक